आज हम लोग काइनेमेटिक्स बेसिकली पढ़ेंगे, फिजिक्स का लेक्चर काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स। तो काइन का मतलब होता है मोशन और मैटिक्स का मतलब होता है गणित, मैथमेटिक्स। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स का मतलब हो गया जो मोशन हो रहा है उसकी मैथमेटिक्स को डिस्कस करना काइनेमेटिक्स में काम आता है। ठीक है, अब देखो जनरली मोशन जो है 3 तरीके से होता है। मोशन एक तो 1D मोशन हो सकता है, तो जिसको हम लोग लीनियर मोशन बोलते हैं। कोई पार्टिकल है, लीनियर मोशन कर रहा है, ठीक है, या रेक्टिलिनियर भी कह देते हैं। ठीक है, रेक्टिलिनियर, लीनियर मोशन। जैसे मान लो कोई पार्टिकल है, वो एक्स एक्सिस में मोशन कर रहा है या वाई एक्सिस में मोशन कर रहा है। यहाँ से कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है या फिर कोई पार्टिकल यहाँ पे मोशन कर रहा है। तो ये जो मोशंस हैं बेसिकली ये 1 डायमेंशन मोशन है। ठीक है, ये एक्स है और ये वाई है, अलग अलग मोशन है। एक इवेंट ये है और दूसरी इवेंट ये है। ठीक है, दोनों अलग अलग। दूसरा टाइप का मोशन हो सकता है 2D। ठीक है, 2D मोशन में प्लेन शामिल होता है बेसिकली, या प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल जैसे प्लेन में मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है, सर्कुलर मोशन हो गया और प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन ये प्लेन टाइप के हैं क्योंकि दोनों दिशाओं में ये काम कर रहे हैं। ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, ये भी 2D मोशन होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो 2D होता है। ठीक है, और तीसरा है हमारा 3D मोशन। तीसरा क्या है? 3D मोशन। तो 3D मोशन का क्या मतलब होता है कि मोशन इन स्पेस, मोशन इन स्पेस। सर स्पेस क्या? स्पेस ध्यान से देखो, मान लो ये हमारे पास x है, y है और ये z है। तो यहाँ पे कोई मोशन हो रहा है किसी पार्टिकल का, तो उसको हम लोग मोशन स्पेस बोलेंगे। जैसे एक इंसेक्ट है, वो रूम में जो है मोशन कर रहा है, रूम में, ठीक है, कमरे में मोशन कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये स्पेस में मोशन कर रहा है। कहाँ मोशन कर रहा है? स्पेस में। 3D मोशन है इसका। क्लियर? क्योंकि उसका जो पैरामीटर है तीनों डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। देखो काइनेमेटिक्स के पैरामीटर होते हैं जिससे हम इसको स्टडी करते हैं। पैरामीटर ऑफ काइनेमेटिक्स या काइनेमेटिक्स पैरामीटर कह देते हैं इनको, काइनेमेटिक्स पैरामीटर। पैरामीटर भाई, किसी चीज को स्टडी करने के लिए उसके पैरामीटर का स्टडी करना जरूरी है ना। तो क्या क्या है? तो इसके पैरामीटर हैं, डिस्टेंस हो गया, ठीक है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसके बाद जो है स्पीड हो गया, आफ्टर दैट वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, एक्सेलरेशन, फिर जर्क हो गया। ठीक है, ये कुछ खास पैरामीटर हैं जिनसे हम काइनेमेटिक्स का स्टडी करते हैं। ठीक है, अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ इनको, तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस का मतलब होता है कि टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट का अगर हम लोग डेफिनेशन देना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होता है? इसका डेफिनेशन होता है डायरेक्ट डिस्टेंस
direct distance from one point to other, from one point to other of an object, of an object. इसका डिफिनेशन होता है रेट चेंज डिस्टेंस। वेलोसिटी का डिफिनेशन होता है रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन का डिफिनेशन होता है रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। को जर्क को डिफाइन करना चाहें तो उसको सडन मोमेंट बोलते हैं किसी ऑब्जेक्ट में, सडन मोमेंट, ठीक है, इनटू अ बॉडी को जर्क कहा जाता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि डिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस होता क्या है? डिस्टेंस, ठीक है, total path length covered by a body, ठीक है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। और एसआई यूनिट इसका मीटर होता है। एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, ठीक है। अगर मैं मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और मैं 3-4 पाथ ले लेता हूँ। एक तो ये पाथ ले लिया मैंने, ये वाला पाथ, और एक ये वाला पाथ ले लिया, ठीक है, और एक ये वाला पाथ ले लिया। ये एकदम सीधा है, स्ट्रेट, ठीक है, ये एकदम सीधा है। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। तो ये ऐसा पाथ है, ठीक है, एक एकदम स्ट्रेट पाथ है, ये वाला, बिल्कुल ये वाला पाथ। मान लो कि ये S1 पाथ है, ये S2 है और ये S3 है। तो ध्यान से समझना कि जो डिस्टेंस है ना, ये पाथ लेंथ है, ये वाला जो पार्ट है ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये क्या है? डिस्टेंस है, क्योंकि पाथ लेंथ को मेजर करना है। ये भी क्या है? डिस्टेंस है। लेकिन ये जो है ना, ये जो डायरेक्ट डिस्टेंस है, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डायरेक्ट, एकदम स्ट्रेट, कोई उसमें समझौता नहीं, एकदम स्ट्रेट को हम लोग जो है, एकदम स्ट्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? ये डिस्प्लेसमेंट है। तो S1 और S2 जो है ये डिस्टेंस है, एंड S2 जो है, सॉरी S3, यहाँ पे S3 कर लेते हैं, और S3 क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्यों है? क्योंकि ये डायरेक्ट डिस्टेंस है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वन पॉइंट टू अनदर। इसका डायरेक्शन भी होता है, इसलिए ये वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है, क्योंकि डायरेक्शन होता है। और डायरेक्शन किधर से किधर को होता है? इनिशियल से फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की डायरेक्शन में क्या होता है? इसका डायरेक्शन होता है। और डिस्टेंस हमारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि डिस्टेंस जो है या तो बराबर हो सकता है या तो बड़ा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है, हमेशा बड़ा या बराबर होगा। बराबर उस केस में होगा
जब स्ट्रेट पे ही बंदा चल रहा हो तो पाथ लेंथ और वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस सेम आएगी, लेकिन बाकी केसेस में, हर केसेस में ये बड़ा रहेगा डिस्टेंस। जितने भी दूसरे पाथ लोगे, स्ट्रेट पाथ के अलावा जितनी भी आप पाथ लोगे वो सारे के सारे ज़्यादा होंगे इस स्ट्रेट पाथ से, ये नेचुरल है। देखो हमारे पास क्वेश्चन है, एक सर्कल है, ठीक है, रेडियस इसकी r है। हमें इस पॉइंट से कोई बॉडी चलती है, इस पॉइंट से, और इसी पॉइंट पे वापस आ जाती है, तो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो डिस्टेंस जो है, पाथ लेंथ कितनी है? पाथ लेंथ यही वाली है, ये वाली, ये टोटल पाथ लेंथ है, ठीक है, टोटल पाथ लेंथ। तो ये पाथ लेंथ है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये 2πr के बराबर होगा। एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये 0 हो जाएगा, क्योंकि उसी पॉइंट पे हम वापस आ गए, ठीक है। अब जैसे मान लो ये हमारे पास सेमी सर्कल है और ये पॉइंट है और ये रेडियस r है। अब यहाँ से कोई वस्तु चलती है, ये वाला हमें ये डिस्टेंस देगा और ये क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, पार्टिकल इस पाथ पे जाएगा, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा πr के बराबर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डायरेक्ट डिस्टेंस, तो आप देख रहे होगे r, ये डायरेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये 2r के बराबर है। अब देखो, अगर हम क्वार्टर सर्कल में बात करें, एक सर्कल बना लेता हूँ मैं, और ये क्वार्टर सर्कल है, बाकी सब मैं मिटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो पॉइंट A से B में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा कितना? 2πr/4, मतलब πr/2। अगर इसका रेडियस r है, ये भी r है, ठीक है। एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो आप डायरेक्ट डिस्टेंस निकालो, पॉइंट A को डायरेक्ट जोड़ दो B से, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो √r² + r², तो ये आ जाएगा √2r, ठीक है। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जैसे और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे ये सर्कल है और कोई पार्टिकल है, यहाँ से यहाँ सेंटर से होते हुए जा रहा है, तो डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला पाथ है, ध्यान देना, यहाँ वाला ये पाथ था, यहाँ ये पाथ है, यहाँ ये पाथ है, ठीक है। एंड अब ये पाथ में क्या होगा, ध्यान से समझ। अब यहाँ से देखो, एक तो ये पाथ होगा कि A से B में पहुँच जाएं, एक ये पाथ। तो डिस्टेंस अगर हम बात करें तो डिस्टेंस कितना है? तो आप कहोगे सर या तो ये वाले पाथ से आ जाए S1 से, या पाथ P1 से आ जाए, या फिर P2 से। दोनों डिस्टेंस देंगे और ये किसके बराबर होगा? πr के बराबर होगा। और मैं अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डायरेक्ट डिस्टेंस कितनी है? r और r, ये 2r के बराबर है। अगर कोई पार्टिकल A से B इस पाथ को फॉलो करता है तो वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट होगा, और बाकी किसी भी पाथ को फॉलो करता है तो वो सभी के सभी क्या होंगे? डिस्टेंस होंगे। देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक सर्कल है, और सर्कल में जो है ये पॉइंट O है, एंड ये सेंटर पे जो है कितना एंगल बना रहा है? θ एंगल बना रहा है। तो अगर पार्टिकल जो है पॉइंट A से B आता है तो हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है कितना होगा, ठीक है। क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट बताना है कितना होगा। तो देखो हमारे पास एक तो ये वाला A और B है, ठीक है, A B, और ये पॉइंट O है, दोनों को मिला दो, ठीक है। इसको मैं r1 वेक्टर मान लेता हूँ और इसको r2 वेक्टर मान लेता हूँ, ठीक है। और ये AB है, तो r1 + AB ये किसके बराबर हो जाएगा? ये r2 के बराबर होगा। AB बराबर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा r2 - r1 के बराबर। तो मैग्नीट्यूड जब AB का लोगे
तो ये तो हमको पता है ना कि ये R1 का मैग्नीट्यूड और R2 का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर हैं और R के बराबर है। तो यहाँ से जब इसका मैग्नीट्यूड ऑफ लोगे R2 माइनस R1 का, तो ये कितना आएगा, रूट ओवर R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर और -2 R2 R1 और cos थीटा के बराबर आ जाएगा। अब बस R रख दो दोनों का वैल्यू, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और -2 R स्क्वायर cos थीटा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2R स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा सभी जानते हैं कितना होता है, 2R स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होता है। तो यहाँ से जो है हम लोग क्या पा गए कि जो डिस्प्लेसमेंट आया AB, ये किसके बराबर आ जाएगा, 2R साइन थीटा बाई 2 के बराबर आ जाएगा। क्लियर। देखो जैसे हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक पार्टिकल है जो है A से B पर आया, ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था, और यहाँ से चला और A से B पर आया और 60 डिग्री एंगल कवर किया। डिस्प्लेसमेंट बताना हमको, डिस्प्लेसमेंट कितना हो, तो ये हो जाएगा 2R साइन थीटा बाई 2, मतलब 2R साइन 60 बाई 2 मतलब साइन 30, और साइन 30 कितना होता है, 1/2, तो 2R साइन 30 का मतलब 1/2, तो ये R के बराबर हो जाएगा। इसके बराबर होगा R के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक हमारे पास जो है क्यूब है, ठीक है, क्यूब, हमारे पास क्यूब है, इसको यहाँ से जोड़ दिया, 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 ये हमारे पास पॉइंट A है। अब यहाँ से एक व्यक्ति पार्टिकल स्टार्ट करता है, A डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर यहाँ पहुँचता है A डिस्टेंस ट्रेवल करके, फिर यहाँ पहुँचता है A डिस्टेंस ट्रेवल करके और B पर पहुँच जाता है। हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, A से B को आप डायरेक्ट जोड़ दो, और ये जो वेक्टर है ना, यही हमारा डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। अब A को जो है 0,0,0 मान लो, तो B कितना हो जाएगा, X डायरेक्शन में A है, ठीक है, Y डायरेक्शन में A है और Z डायरेक्शन में -A है। तो जो AB वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, AB वेक्टर हो जाएगा AI कैप प्लस AJ कैप और -AK कैप। तो डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ AB कितना आ जाएगा, √A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस -A स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √3A के बराबर। यही हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और ये कितना आ गया, √3A के बराबर आ गया। क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या है। एक्चुअल में एक व्हील है, ये पहिया है, ठीक है, ये क्या है, व्हील है, और इसका रेडियस R है। एक पॉइंट P है जो इसके ग्राउंड पर टच कर रहा है, इसको ग्राउंड पॉइंट पे, और ये हाफ रिवोल्यूशन करता है, हाफ रोटेशन। कितना रोटेशन, हाफ रोटेशन। तो P जो है हाफ रोटेशन जब करेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, पॉइंट P पहुँच जाएगा यहाँ पे, ये पॉइंट P डैश मान लेते हैं। तो ये बताओ हाफ रोटेशन में, अब देखो क्या हो क्या रहा है ये, देखो अगर ये हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है मतलब हाफ रिवोल्यूशन, तो मतलब इतना ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, इतना ही तो ये ट्रेवल करेगा लीनियर में, यही पोर्शन तो ट्रेवल करेगा, और यही पोर्शन किसके बराबर होगा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि इतना जब ट्रेवल करेगा हाफ पोर्शन, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, πr के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें डायरेक्ट डिस्टेंस निकालनी है P से P डैश की, तो आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है ये डिस्टेंस।
और ये डिस्टेंस तो आपको पता ही है कि ये कितना है, 2r के बराबर है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा पी पी डैश, और ये हो जाएगा जो है पाइथागोरस थ्योरम से पाई आर का स्क्वायर और प्लस 2r का स्क्वायर। यहाँ से r बाहर आ जाएगा, रूट पाई स्क्वायर प्लस 4 के बराबर आ जाएगा। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो यहाँ स्पीड है और ये वेलोसिटी। देखो जो स्पीड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसमें एक पैरामीटर और आता है एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड। और एक आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। इधर भी हमारे पास क्या है, इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसमें एवरेज वेलोसिटी भी आता है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। मतलब ये इंस्टेंटेनियस स्पीड dt टाइम में होता है और ये एवरेज वेलोसिटी हम लोग डेल्टा t टाइम में देखते हैं, ठीक है। और एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। ये बेसिकली हम लोग dt टाइम में देखते हैं, बहुत छोटे समय अंतराल में। क्लियर। अब देखो स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। SI यूनिट दोनों के जो है क्या होते हैं, मीटर होता है, ठीक है। एंड हमेशा एवरेज स्पीड जो होगी वो ज़्यादा होगी किससे, ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा एवरेज वेलोसिटी से। उसका कारण वही डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो ये भी हमें माइंड में रखना है कि एवरेज स्पीड जो है एवरेज वेलोसिटी से हमेशा ज़्यादा होगा या बराबर होगा। इससे यही इक्वेशन है जो इसको सेटिस्फाई करता है। देखो क्वेश्चन है कि ए बॉय मूव्स 10 मीटर ईस्ट इन 2 सेकेंड एंड 20 मीटर वेस्ट इन 5 सेकेंड। तो हमें बॉय का जो है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, तो डायरेक्शन तो होता नहीं। 10 मीटर वो बंदा ईस्ट में जा रहा है, फिर 20 मीटर वो वेस्ट में जा रहा है। और टोटल टाइम कितना है, तो 2 सेकेंड और प्लस 5 सेकेंड, तो ये आ जाएगा कितना, 30/7 मीटर पर सेकेंड। अब हम वेलोसिटी की अगर बात करते हैं तो ध्यान से समझना कि ये नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो आएगा, देखो ये 10 मीटर ईस्ट में जा रहा है तो 10 आई कैप, एंड फिर वेस्ट में जा रहा है कितना, 20 मीटर, तो 20 जे कैप, ठीक है। ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, आई कैप ही रहेगा, आई कैप, ठीक है, आई कैप। तो ये कितना आ जाएगा, -10 आई कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 के बराबर। अब एवरेज वेलोसिटी निकाल लो, कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितने का है, 10 का, और टोटल टाइम कितना है, तो टोटल टाइम जो है वो 7 का है। तो 10/7 मीटर पर सेकेंड ये हो जाएगा इसका डिस्टेंस और एवरेज वेलोसिटी। क्योंकि बंदा पहले 10 मीटर ईस्ट गया और फिर 20 मीटर जो है वेस्ट गया, यानी कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये वाली डिस्टेंस
वो कवर करेगी। एक इसमें आएगी डिस्प्लेसमेंट में, टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो पॉइंट हैं ए और बी, ठीक है, और एक बंदा है जो कि ए से बी जो है b1 स्पीड से जाता है और फिर बी से ए जो है b2 स्पीड से जाता है। तो अब देखो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है d, ठीक है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं एवरेज स्पीड की, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए जब इस पाथ में टाइम कितना लगेगा, तो टाइम लगेगा t/v1, और इसमें टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा t2 = d/v2। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, d+t मतलब आना और जाना, और t1 + t2 यानी कि t1 की वैल्यू कितना डालोगे, d/v1 + d/v2। तो ये आ जाएगा 2b1b2/v1 + v2। ठीक है, अब दूसरा है एवरेज वेलोसिटी। तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूँ तो मुझे नेट डिस्प्लेसमेंट चाहिए, नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मान लेता हूँ कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की है, ठीक है, एक्स एक्सिस। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जब जा रहा है तो d_i, अब जब नेगेटिव में आ रहा है उतना ही डिस्टेंस तो d_i, फाइनली ये 0 हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एस यानी डिस्प्लेसमेंट ये भी 0 आएगा। एंड वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो कितनी होगी, तो इसको एक्चुअली डेल्टा एस से हम लोग अगर रिप्रेजेंट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन खैर अभी ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 0 टोटल टाइम तो देख ही रहे हो t1 + t2, ठीक है। तो ये 0 के बराबर है, क्लियर। अब एक का पर्सन है जो है, अब देखो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस जो है वो सेम है। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड वही होगी 2b1b2/v1 + v2, ठीक है। तो अब देखो ये हमारे पास जो है सिचुएशन ये डेवलप हो गई है कि ए और बी के बीच में जब भी डिस्टेंस सेम हो और दो अलग अलग वेलोसिटी से उनको ट्रेवल किया जाए तो उनका एवरेज स्पीड यही आता है। तो मैं स्टेटमेंट दे देता हूँ, ठीक है। when the two equal distances covered by different speeds, then average velocity is harmonic mean, ठीक है। तो ये हार्मोनिक मीन होता है। जैसे मान लो कि मैं ए से बी में 3 इक्वल डिस्टेंस ले लेता हूँ, ये और ये और ये, ठीक है, 3 इक्वल डिस्टेंस हो गए। तो यहाँ पे जो एवरेज स्पीड आएगी वो 1/v = कितने आ जाएगी, 1/v1 + 1/v2 + 1/v3, ठीक है। यहाँ पे 3 होगा, हार्मोनिक मीन है, तो यहाँ पे कितना होगा, 3 के बराबर, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें समझना होगा। अब देखो क्या है कि मान लो क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कि ए और बी दो पॉइंट है, एक बंदा b1 स्पीड से जाता है और उसको t टाइम लगता है जाने में, और आते समय जो है b2 स्पीड से आता है और टाइम अभी भी इसको t लग रहा है।
अब हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है, एवरेज स्पीड बतानी है कि क्या होगी, ठीक है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस ये हो जाएगा v1t प्लस v2t, और टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम हो जाएगा कितना, t प्लस टी, और ये 2t के बराबर होगा। तो दोनों को डिवाइड कर दो और क्या, तो टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम, तो ये आ जाएगा कितना, v1t प्लस v2t अपान 2t, और t से t कैंसिल हो जाएगा, v1 प्लस v2 अपान 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक रिजल्ट हम दे सकते, रिजल्ट बहुत प्यारा है, रिजल्ट याद रखना आप लोग, अगर डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस क्या है, पहला क्या है, अगर डिस्टेंस सेम है तो जो एवरेज स्पीड आती है वो हार्मोनिक मीन होती है। कौन सी मीन, हार्मोनिक मीन, ठीक है। और हार्मोनिक मीन का मतलब ये होता है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ, ये दो डिस्टेंसेस थी डी डी, और यहाँ स्पीड v1 थी, यहाँ v2 थी, तो हार्मोनिक मीन का मतलब 2/b इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/v2 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से b बराबर कितना आ जाएगा, 2b1v2/v1 प्लस 2। ऐसे ही मान लो तीन डिस्टेंस हैं, ये डिस्टेंस है, एक ही डिस्टेंस को तीन इक्वल पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, डी डी और डी, यहाँ स्पीड v1, यहाँ v2, यहाँ v3, तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा, 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। ऐसे ही अगर मैं n में डिवाइड कर दूँ, यहाँ पे एक मिनट 3 होगा, यहाँ पे कितना होगा 3, अगर मैं n इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड कर दूँ, ठीक है, n, अब देखो ये इक्वल डिस्टेंस है, तो यहाँ स्पीड v1 है, यहाँ v2 है, यहाँ v3 है, डॉट 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 यहाँ पे vn है, तो n/vn ये हो जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, और प्लस डॉट डॉट करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, प्लस डॉट 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 1/vn के बराबर हो जाएगा। क्लियर, इतनी बातें आपको समझ में आई। अब जो दूसरा नोट पॉइंट है वो क्या है, जरा समझते हैं। दूसरा नोट पॉइंट ये है कि अगर टाइम इंटरवल इक्वल हो, टाइम इंटरवल क्या हो, इक्वल हो, तो जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड वो क्या होती है, अरिथमेटिक मीन के बराबर होती है। मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारे पास t है, t, यहाँ पे v1 स्पीड, यहाँ पे v2, एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, v बराबर v1 प्लस v2/2। b पार्ट है, अगर मान लो कि 3 है, 1 2 3, टाइम इंटरवल इक्वल है t t और t, स्पीड यहाँ पे v1, यहाँ पे v2 और यहाँ पे v3 है, तो एवरेज स्पीड आता है v इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3/3। ऐसे ही अगर हमारे पास n इक्वल पार्ट्स इंटरवल के, टाइम इंटरवल के n इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ t है, t है, t है, टाइम इंटरवल t ही है, डॉट डॉट सो ऑन, ये v1 v2 v3 और ये है vn, तो एवरेज स्पीड जो आएगी वो आ जाएगी v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 vn/n, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मेट।
नाउ हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक बंदा है, एक का टोटल डिस्टेंस ये है ए बी, ठीक है। अब ये जो हाफ डिस्टेंस है ना, ये मान लो टोटल डिस्टेंस हमारे पास 2d है, तो ये d है और ये d है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो रेड कलर में है, यहाँ से यहाँ तक तो 20 स्पीड से ट्रेवल करता है। फिर इसके दो पार्ट हो जाते हैं। फिर जो येलो में है, ध्यान देना ये इक्वल पार्ट है, ये B1 से कवर करते हैं। एक्चुअली ये वाली जो येलो वाली डिस्टेंस है ये B1 से चल रहा है, यहाँ पर टाइम t लग रहा है, ठीक है। और जो नेक्स्ट हमारे पास है, ये जो ग्रीन में है, ये डिस्टेंस ये भी सेम टाइम ले रहा है, t टाइम ले रहा है, और स्पीड कितना है, v2 है। ग्रीन वाले का स्पीड कितना है, v2 है। A से B तक की जर्नी में हमें एवरेज स्पीड फाइंड करना है। देखो, अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं, देखो क्या है कि सेम टाइम में तो आप जानते हो ना कि यहाँ पे जो एवरेज स्पीड आएगी वो बेसिकली अरिथमेटिक मीन होगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, b1 प्लस b2 बाई 2। अब यहाँ पे स्पीड b है और v एंड ये जो चीज है ये किस तरीके से जुड़ेंगे, तो ये कैसे जुड़ेंगे, b एंड b1 प्लस b2 बाई 2, तो ये हार्मोनिक मूवमेंट से जुड़ेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एवरेज स्पीड जो है तो 2/v एवरेज लिख लेते हैं, और 1/b1 तो ये है v, और प्लस 1/ दूसरा पार्ट ये है b1 प्लस b2 बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से 2/v एवरेज ये कितना आ जाएगा, 1/b प्लस 2/b1 प्लस b2, ठीक है। तो थोड़ा सा और सॉल्व करो, b1 प्लस b2 प्लस 2v अपॉन v, b1 प्लस b2, ये 2/v एवरेज के बराबर होगा। तो v एवरेज कितना आ जाएगा, ट्वाइस v1 प्लस v2 अपॉन कितना हो जाएगा, v1 प्लस v2 और प्लस 2v के बराबर हो जाएगा। एंड दिस इज आवर आंसर। देखो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि देखो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है a और b, तो ये जो आधी डिस्टेंस है ना, इसको टोटल मान लेते हैं कि ये d है और ये d है। तो ये डिस्टेंस कोई बंदा जो है v से कवर करता है, और बाकी इस पूरे d सेगमेंट को दो पार्ट में बांट दिया जाता है। तो जो टोटल टाइम लग रहा है उसका थर्ड पार्ट में वो b1 से चलता है, बाकी जो रिमेनिंग है 2t/3 उसको b2 से चलता है, ठीक है। तो हमको एवरेज स्पीड बतानी है, क्या बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है। तो ये बताओ, ये जो मैंने ग्रीन कलर में या येलो कलर में जो मैं लिख रखा हूँ, ये जो येलो कलर वाला पार्ट है ये d किसके बराबर होगा, तो d बराबर होगा b1 इंटू t/3 और प्लस b2 इंटू 2t/3, ठीक है। नाउ इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 3d इक्वल टू v1t और प्लस 2v2t। तो यहाँ से t बराबर कितना आ जाएगा, 3d अपॉन b1 प्लस 2v2, ठीक है। और यहाँ पे जो टाइम लगेगा उसको t1 मान लेते हैं, d अपॉन v के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हमें एवरेज स्पीड निकालना है, तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, तो टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास 2d है और टोटल टाइम कितना है, t प्लस t1 है। तो 2d अपॉन कितना हो जाएगा, t प्लस t1 का मतलब 3d अपॉन b1 प्लस 2v2 और प्लस d अपॉन v।
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2v1 प्लस 2v2 और नीचे हो जाएगा 3v प्लस v1 प्लस 2v2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा हम लोग डिफरेंशिएशन का डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे काइनेमेटिक्स में डिफरेंशिएशन का यूज होने वाला है, तो इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो ये हमारे पास x है और ये y है, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनता है इस लाइन का, इसके टेंजेंट को हम लोग स्लोप कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल से जो लाइन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप। तो स्लोप क्या है, tan थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये भी थीटा ही एंगल होगा, हॉरिजॉन्टल तो ये भी है। ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप था। ठीक है, स्ट्रेट लाइन को हमने रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे ध्यान देना कि इस फिगर में जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। ठीक है, स्लोप चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर मैं एक ग्राफ ऐसा ले लूँ, कॉनकेव टाइप का ग्राफ लूँ, तो ये मान लो x है और ये y है, तो यहाँ पे देखो स्लोप वेरिएबल हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे कुछ स्लोप था, देखो टेंजेंट खींचा, फिर यहाँ पे कुछ हो जाएगा, फिर यहाँ पे कुछ हो जाएगा। मतलब अगर आप स्लोप देखोगे तो स्लोप यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये मान लो θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है। तो इसको हम लोग जो है वेरिएबल स्लोप बोलते हैं। स्लोप क्या है, वेरिएबल है। स्लोप क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि थीटा चेंज होगा तो tan थीटा चेंज होगा। tan थीटा का मतलब स्लोप होता है, तो स्लोप यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब देखो इसी में आते हैं हम लोग, एक ग्राफ बनाते हैं, स्लोप को कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये मान लो स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, एंड ये डिस्टेंस x1 है, ये डिस्टेंस कितना है, x1 है। ये डिस्टेंस कितना है, x1 है, और एंड x1 का जो करस्पॉन्डिंग हाइट है वो बेसिकली y1 है। ठीक है, एंड ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ओरिजिन से, ये डिस्टेंस मान लेते हैं x2 है, और इसका करस्पॉन्डिंग जो हाइट है वो कितना है, मान लेते हैं y2 है, ये वाला हाइट। ठीक है, तो थोड़ा इसको हॉरिजॉन्टल से मिला दो, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, ये तो y2। तो मैं जो है बात करूँगा, जो मैं पिंक कलर में चीज़ें कर रहा हूँ, एक तो ये, और फिर उसी के बराबर होगी ये और ये। ठीक है, तो ये जो पिंक कलर में है ये कितना हो जाएगा, तो ये जो है x2 माइनस x1 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे x2 ग्रेटर देन x1 है। एंड मैं अब जो अलग कलर ले रहा हूँ, तो इसमें ये वाली डिस्टेंस कितनी है, y2 y1 है, तो ये भी y1 होगा, भाई पैरेलल है। अगर ये y1 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा, तो y2 में आपको y1 घटा देना है, तो y2 माइनस y1 हो जाएगा। ये अगर x एक्सिस से एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब इस ट्रायंगल को अलग से बना लो, इस ट्रायंगल को अलग से बना लोगे तो ये y2 माइनस y1 है और ये x2 माइनस x1 है। ठीक है, ये थीटा है, तो यहाँ इसको हम डेल्टा y भी कहते हैं और इसको हम डेल्टा x भी कहते हैं। तो स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, और यही बराबर हो जाएगा डेल्टा y अपान डेल्टा x के बराबर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन है, तो थीटा कांस्टेंट है, तो tan थीटा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे जो स्लोप की सिचुएशन है वो क्या है, स्लोप कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। अगर मान लो
कि स्लोप जो है कांस्टेंट ना होकर वेरिएबल है, तब कैसे डील करेंगे चीज़ों। तो ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये कर्व्ड स्ट्रक्चर है और इस पे हम 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। 2 पॉइंट हमने ले लिया और थोड़ा सा इसको नीचे जोड़ देते हैं, ये वाला, ये डिस्टेंस x1 है और ये वाली डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक x2। ठीक है, एंड अब ये डिस्टेंस अगर y1 है, ये हाइट y1 है और ये y2 है, अगर मैं इसको थोड़ा हॉरिजॉन्टली जोड़ दूँ, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये तो C है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, y2। अब क्या कर रहे हैं कि A और B को वेरी क्लोज ले आ रहे हैं, A एंड B वेरी क्लोज, बहुत नज़दीक हो गए। अगर A और B बहुत क्लोज हो जाएंगे तो बेसिकली ये जो आपको कर्व्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है ना A और B के बीच में, ये स्ट्रेट हो जाएगा। अब जब स्ट्रेट हो जाएगा, वेरी क्लोज हो जाएंगे, तो क्या होगा कि यहाँ पे ये थीटा हो जाएगा, ये वाला थीटा हो जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से एंगल। और जब ये थीटा हो गया, ध्यान देना टेंजेंट का स्लोप है ये, तो ये y2 माइनस y1 क्या है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा, टेंडिंग टू 0 है, इसको हम dy मान लेते हैं। 0 नहीं है, ध्यान देना, टेंडिंग टू 0 का मतलब बहुत छोटा, 0 नहीं है। अगर 0 होता तो फिर 0 ही लिखते हैं ना, dy लिखने की क्या जरूरत है। x2 माइनस x1, जब a और b बहुत क्लोज आएंगे तो y2 और y1 के बीच डिफरेंस कम हो जाएगा, तो x2 और x1 के भी बीच डिफरेंस जो है टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, इसको हम dx कह देते हैं। अब बेसिकली ये कितना हो गया, dy, और ये हो गया dx। तो यहाँ से tan थीटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा स्लोप। ठीक है, तो वेरिएबल जब भी पॉइंट रहता है, वेरिएबल कर्व रहता है, तो वहाँ पे स्लोप जो है हम लोग डिफरेंशिएशन से निकालते हैं। ठीक, अच्छा एक चीज़ और समझ लो, इसको हम पढ़ते क्या हैं, dy बाई डी एक्स का मतलब होता है रेट चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये बोला जाता है इस चीज को, या फिर बोलते हैं स्लोप ऑफ y वर्सेस x। ठीक है, ये भी बोलते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं डिफरेंशिएशन पे। ठीक है, मान लो कि y बराबर 3 है। ठीक है, अगर ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, क्योंकि हाइट हमेशा 3 ही यूनिट बनी रहती है। ठीक है, तो 3 यूनिट बनी रहती है, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा। देखो, अगर इस पॉइंट को तुम a कहते हो, इस पॉइंट को b कहते हो, तो हाइट को कुछ मान लो y, ये y, तो हाइट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो y2 और y1 बराबर है, तो y माइनस y अपॉन x2 माइनस x1, तो ये कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ स्लोप इज 0 then इज कांस्टेंट। जो कर्व होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कि क्वेश्चन है y इक्वल टू mx, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ओरिजिन से पास होती हुई एक लाइन है। ठीक, ओरिजिन से पास होती हुई एक लाइन है। अब इसका अगर आप स्लोप देखोगे, बेसिकली अगर इसका स्लोप देखोगे तो यहाँ अगर थीटा है, यहाँ पर भी कांस्टेंट थीटा है, तो मतलब थीटा कांस्टेंट रहेगा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा।
अब यहाँ से देखो y बराबर एम एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, m के बराबर, और यही तो tan थीटा है, और m क्या है, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट किसके बराबर है, स्लोप के बराबर है। सिमिलरली सेम सिचुएशन जनरेट होगी y बराबर एम एक्स प्लस सी के लिए, y बराबर एम एक्स प्लस सी के लिए भी क्या होगा, सेम सिचुएशन जनरेट होगी। ग्राफ थोड़ा सा सी शिफ्टेड होगा ऊपर, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, ठीक है। स्लोप तो हर जगह कांस्टेंट ही रहेगा, थीटा थीटा और थीटा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। क्वेश्चन अब हम लोग कर लेते हैं। जैसे मान लो ये तो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद रखें। फॉर्मूला है कि अगर y इक्वल टू एक्स की पावर n है तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आता है, ये आता है n एक्स की पावर n माइनस वन, ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं, y बराबर c है, ठीक है, कांस्टेंट है, c क्या है, कांस्टेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू c इंटू वन लिखा जा सकता है, y इक्वल टू सी इंटू एक्स की पावर 0 भी लिखा जा सकता है। अब जब डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो कांस्टेंट का तो कोई फर्क पड़ता नहीं प्रोडक्ट में, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 0 है, ठीक है। एंड जब ये फॉर्मूला ऑपरेट करोगे आप तो 0 इंटू एक्स की पावर माइनस वन, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, y बराबर कितना है, अंडर रूट एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, थोड़ा इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस वन, तो 1/2 एक्स की पावर माइनस हाफ, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। और भी फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले सब लिख लेते हैं भाई, फॉर्मूले, ठीक है। फॉर्मूले में पहला तो हो गया हमारे पास y इक्वल टू एक्स की पावर n है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन एक्स की पावर n माइनस वन। दूसरा फॉर्मूला है कि y बराबर अगर रूट एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आता है, 1/2 रूट एक्स आता है। तीसरा फॉर्मूला है कि y बराबर अगर e पावर एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आता है, e पावर एक्स आता है। चौथा फॉर्मूला है y बराबर अगर e पावर एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आता है, ये आता है a पावर एक्स लॉन a, नेचुरल लॉग बेस e वाला। पांचवा फॉर्मूला है अगर y बराबर लॉन एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होता है, 1/x होता है। ध्यान देना x 0 के बराबर नहीं हो सकता। फिर छठवें में ट्राइगो के फॉर्मूले हैं, इसको भी याद कर लो, ट्राइगो वाले। तो ट्राइगो में पहला तो साइन एक्स का है, फिर कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, और यहाँ पे कॉट एक्स भी डाल लो, और कोसेक एक्स। अगर ये y है, ठीक है, y y y y y, तो जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा तो साइन एक्स का कितना आता है, साइन एक्स का आता है कितना, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। सेक एक्स का कितना आता है, तो सेक एक्स का आता है सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है, और इसका आता है कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स और कॉट एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला देखो। सेकंड जो है
इनवर्स ट्राइगो का फॉर्मूला होता है, इनवर्स ट्राइगो। ठीक है, तो पहला तो साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये अगर y है, ये y है और ये y है, ये y है और ये y है और ये y है, तो इसका जो dy/dx आता है बेसिकली वो कितना आता है, ये आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका आता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका आता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और सेक इनवर्स का कितना आता है 1/x, ध्यान देना x पॉजिटिव रहेगा और एक्स स्क्वायर -1, और इसका आता है कोसेक इनवर्स x का -1/x√x स्क्वायर माइनस। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो हमें माइंड में थोड़ा सा रखना है। ठीक है, देखो अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या है, पहला चीज़ तो ये है कि अगर कोई कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ तो वो हमेशा बाहर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो y बराबर क्या है cx है, तो dy/dx क्या होगा, या ऐसे मत सोचो, ऐसे सोचो कि डायरेक्ट dy/dx है और कोई कांस्टेंट है c और x, तो c बाहर आ जाएगा, dy/dx ऑफ x बचेगा। दूसरा है कि मान लो dy/dx ऑफ दो फंक्शन है f1 प्लस माइनस f2, तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस में डिफरेंशिएशन ब्रेक हो जाता है, df1/dx और प्लस माइनस df2/dx। ठीक है, एंड प्रोडक्ट की मैं अगर बात करूं, प्रोडक्ट की, तो dy/dx u इंटू बी, तो ये होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, और फोर्थ है डिवीज़न, इसको हम प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट रूल। और dy/dx ऑफ u/v मतलब डिवीज़न, इसको कोसेंट रूल बोला जाता है। कौन सा रूल, कोसेंट रूल। तो ये हो जाता है डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, अलजेब्रा है जिसको हमें समझना होता है। कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो कि y बराबर x है, तो dy/dx कितना हो जाएगा। तो अब मान लो हमको dy/dx फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये तो हो जाएगा, देखो y की जगह x रखो, तो x की पावर 1 होता है, तो 1 बाहर आ जाएगा, x की पावर 1 माइनस 1, फॉर्मूला लगा दिया हमने, 1 इंटू एक्स की पावर 0, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy/dx निकालोगे तो ये हो जाएगा dy/dx, और y की जगह कितना रखोगे, ये y जो है इसकी जगह कितना रखना है, x प्लस एक्स स्क्वायर, और पॉजिटिव में प्लस में डिफरेंशिएशन ब्रेक हो जाता है, तो dy/dx और x हो जाएगा प्लस dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 प्लस 2x आ जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, मान लो y बराबर 1 प्लस x और प्लस 2x स्क्वायर, तो dy/dx कैसे निकलेगा, y की जगह आपको क्या रखना है, जो गिवन डेटा है, ये हो जाएगा dy/dx 1 प्लस x प्लस 2x स्क्वायर। अब dy/dx ऑफ 1 प्लस dy/dx ऑफ x और प्लस 2 तो बाहर आ जाएगा dy/dx के, dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से इसका तो 0 होगा, इसका 1
और इसका 2 इंटू 2x, कुल मिला के कितना आ गया 1 प्लस 4x आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। y बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर x। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, तो y की जगह कमेंट तो ये कितना हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और y की जगह क्या रखोगे एक्स स्क्वायर प्लस ई पावर एक्स, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस ई पावर एक्स। ठीक है, क्वेश्चन और ले लेते हैं। y बराबर ए पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ये y की वैल्यू डालो तो डी बाई डी एक्स ए पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स, और माइनस में ब्रेक हो जाता है तो ए पावर एक्स डी बाई डी एक्स और माइनस डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स, तो ये हो जाएगा ए पावर एक्स लॉन ए और माइनस ई पावर एक्स। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल टू सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, y की वैल्यू रखो डी बाई डी एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से सेक एक्स कॉमन ले लेना, तो ये हो जाएगा टेन एक्स प्लस सेक एक्स। ठीक है, चलो पे कर लेते हैं। y बराबर एक्स ई पावर एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, y की जगह क्या रखना है डी वाई डी एक्स और एक्स ई पावर एक्स। ठीक है, तो देखो अब ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। ठीक है, तो यूवी प्रोडक्ट रूल लगा दो, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का, एक मिनट, फर्स्ट फंक्शन ई पावर एक्स होगा ना, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, तो ये कितना आ जाएगा एक्स ई पावर एक्स प्लस, एक मिनट, यहाँ पे सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो ये x है, तो ई पावर एक्स इंटू 1, तो यहाँ से ई पावर एक्स कॉमन ले लो, x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है y बराबर ई पावर एक्स अपान एक्स, तो कोसेंट रूल लगाएंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू कितना है ई पावर एक्स अपान एक्स, कोसेंट रूल लगा लो, हर गुणे अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश गुणे हर का अवकल गुणांक अपान हर का स्क्वायर, ये आ जाएगा ई पावर एक्स माइनस 1 और अपान एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन और ले लेते हैं। y बराबर है एक्स माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y की वैल्यू रखो डी बाई डी एक्स माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1, तो हर गुणे अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश गुणे हर का अवकल गुणांक अपान हर का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, तो ऊपर जो है 2 बच जाएगा, 2 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर।